जी सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम बात करेंगे आज के जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे बात करेंगे। कई सारे टॉपिकों पे जो है हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला देखिए, कई सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है, पहला वो हम बात करेंगे मोई नदी के बारे में, कि मोई नदी क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटी में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तीसरा है भारत विश्व का जो है छठवां सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता देश बना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और चौथा है केंद्रीय सूचना आयोग का पुनर्गठन किया गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनके टोटल 4 टॉपिकों पे जो है हम लोग चर्चा परिचर्चा आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बिना समय गवाए हम बात करेंगे मोई नदी के बारे में। अच्छा, मोई नदी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि भाई मोई नदी है क्या। ये दिख रहा है ना मोई नदी को, ये देखिए मोई नदी, सारी नदी क्या है, ये मोई नदी है आपकी। और मोई नदी जो है चूंकि गुजरात में, कहाँ पर, गुजरात में। तो मोई नदी को सबसे इंपॉर्टेंट ये है, चूंकि अभी हाल ही में जो है गुजरात में देखा गया है कि युवाओं को कथित तौर पर जो है डेटा एंट्री की जो है आकर्षक नौकरियों का लालच देकर म्यांमार में मोई नदी के पार स्थित जो है साइबर धोखाधड़ी केंद्रों में ले जाने की खबरों के कारण जो है मोई नदी अभी सुर्खियों में आई है। आजकल हर तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, हर तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं। और आज युवाओं को, चूंकि गुजरात के युवाओं को टारगेट किया गया है, और गुजरात के युवाओं को यह टारगेट किया गया है कि डेटा एंट्री की जो है नौकरी आपको दी जाएगी। और आपको नौकरी का लालच देकर जो है, चूंकि म्यांमार पहले यागुन था जिसे हम वर्मा कहते थे, तो म्यांमार में जो मोई नदी के तट के पार स्थित जो है साइबर धोखाधड़ी वहां केंद्र है, उस केंद्र में ले जाने की खबरों के कारण ये जो है ये मोई नदी चर्चा का विषय बनी है। तो थोड़ा बात कर लेते हैं कि मोई नदी बेसिकली है क्या। और मोई नदी की तो अभी मैंने कहा कि युवाओं को पथभ्रमित किया जा रहा है, और युवाओं को नौकरी का लालच दिया जा रहा है, और नौकरी के लालच के चक्कर में जो है उन युवाओं को कहा गया कि म्यांमार में जो है, कहां पर, म्यांमार में, म्यांमार में कहां पर, तो याद रखिएगा म्यांमार में ये कहा गया है मोई नदी के पार स्थित साइबर धोखाधड़ी केंद्रों में। लिखिए, मोई नदी के तट के पास धोखाधड़ी केंद्रों, कहां पर, धोखाधड़ी केंद्रों की बात की गई है। ठीक है, यहां पर ले जाने की इन बच्चों की बात की गई है। अच्छा, मोई नदी को चूंकि म्यांमार में जो है टोंगो यूइन के नाम से जाना जाता है। जो मोई नदी है ना, इस मोई नदी को याद रखना, म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है, तो म्यांमार में याद रखना, इसे जो है म्यांमार में एक नदी है जिसका नाम है टोंगो। क्या नाम है उसका? टोंगे यीन। लिखिए, टोंगे यीन के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। पहली बात तो ये हो गया कि टोंगे यीन के नाम से इसे जाना जाता है, जो उत्तरी थाईलैंड की एक महत्वपूर्ण नदी है। ये जो नदी है, ये क्या है, उत्तरी थाईलैंड की महत्वपूर्ण नदी है, उत्तरी थाईलैंड की, सॉरी, सबसे महत्वपूर्ण नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तथा इस क्षेत्र के भूगोल और व्यापार में जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि जो मोई नदी चूंकि म्यांमार में टोंगो यीन के नाम से जाना जाता है, और ये उत्तरी थाईलैंड की सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये नदी है। मोई नदी के बारे में यह भी कहा जाता है कि एशिया की प्रमुख नदियों में से एक साल्वी नदी की एक सहायक नदी है। ये मोई नदी जो है, याद रखिएगा, एशिया की प्रमुख, एशिया की प्रमुख कौन सी नदी, तो एशिया की प्रमुख, याद रखिएगा मोई नदी जो है एशिया की प्रमुख, ठीक है, साल्वी नदी की एक सहायक नदी है। लिखिए, साल्वी नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, साल्वी नदी की क्या है, यह एक सहायक नदी है। क्लियर है। और यह जो है कहां से निकलती है, तो टेना सेरिम पहाड़ियों से निकलती है। ये कहां से निकलती है, तो यह जो है टेना सेरिम, टेना सेरिम पहाड़ियों से निकलती है, पहाड़ियों से निकलती है। तो टेना सेरिम पहाड़ियों से यह निकलती है, ये भी बात आप सभी को लिखना है। ठीक है ना।
तो अभी जो है चूंकि मोइम नदी का बड़ा मुद्दा चल रहा है, काफी ज्वलंत मुद्दा है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में खबरों में मोइम नदी के बारे में देखा गया है। और यह नदी जो है थाईलैंड और म्यांमार के बीच जो है प्राकृतिक सीमा का कार्य भी करती है। इसके किनारे बहुत सारे जो है प्रमुख शहर भी जो है बसे हुए हैं। यह भी याद रखिएगा कि ये जो नदी है मोई नदी, जिसके बारे में अभी मैं चर्चा कर रहा है, तो मोई नदी की सबसे बड़ी विशेषता तो ये भी है इस मोई नदी की, ये जो नदी है ना, याद रखिएगा थाईलैंड और म्यांमार के बीच, किसके किसके बीच में, थाईलैंड और म्यांमार के बीच, थाईलैंड और म्यांमार के बीच याद रखिएगा एक प्राकृतिक सीमा का कार्य करती है। लिख लीजिए, एक प्राकृतिक सीमा का कार्य करती है, सीमा का कार्य करती है, कार्य करती है, एक प्राकृतिक सीमा का कार्य करती है। और इसके किनारे बसे प्रमुख शहर भी हैं, याद रखिएगा कुछ प्रमुख शहर भी बसे हैं। तो प्रमुख शहर कौन कौन से बसे हैं, अगर इसके बारे में, कई सारे शहरों के बारे में चर्चा अगर हम करें कि भाई इसके किनारे जो है बहुत सारे शहर बसे हैं, खास करके वो क्या, सभी के सभी क्या है, सीमावर्ती व्यापार केंद्र है। तो ये भी जैसे मोई सोट है, जैसे बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, जाहिर सी बात है। और चूंकि एक शहर है जैसे माई सोट है, जैसे माई सोट है, ठीक है, याद रखिएगा। और माई सोट क्या है, तो माई सोट जो है ये थाईलैंड की प्रमुख शहर है, थाईलैंड का प्रमुख शहर है, याद रखिएगा थाईलैंड का प्रमुख शहर है, क्या है, प्रमुख शहर, ठीक है। तो मेर मेन ये था कि भाई आपको एक बार अवगत करा देना चीजों से कि भाई अगर चल क्या रहा है। और मैंने कहा जैसे माया वाडडी एक जगह है जो म्यांमार की ओर जो है सीमावर्ती शहर है। और ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो मोई नदी जो है थाई एवं बर्मी समुदायों के बीच जो है संचार और माल परिवहन के लिए एक प्रमुख जो है जलमार्ग भी रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो मोई नदी के बारे में जो चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं, तो मोई नदी क्या है, तो यह नदी जो है थाई और बर्मी समुदाय, लिखिए थाई और बर्मी समुदाय, लिख लीजिए। यह नदी जो है थाई और बर्मी समुदाय की बात अगर करें तो समुदायों के बीच संचार और माल परिवहन के लिए, समुदायों के बीच संचार एवं माल परिवहन के लिए, परिवहन के लिए, संचार एवं माल परिवहन के लिए क्या है यह, एक प्रमुख जलमार्ग रही है। लिखिए, एक प्रमुख जो है जलमार्ग रही है, जलमार्ग रही है, जिसने क्या किया है, सदियों से इस सीमावर्ती क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी सहारा दिया है। याद देखिएगा, ये क्या दिया है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, अर्थव्यवस्था को बूस्टअप किया है, ठीक है। तो मोई नदी के बारे में ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं कि मोई नदी क्या है और ये सारी चीजें क्या है। तो ये जो मोई नदी चूंकि अभी चर्चा में आया हुआ है, और मैंने कहा कि गुजरात के युवाओं को पथभ्रमित किया गया है, नौकरी का झांसा दिया गया है कि भाई आपको ये जो सारी सुविधाएं, आपको चीजें दी जाएंगी, तो इसको याद रखिएगा। सॉरी अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है, राष्ट्रीय लोक अदालत। लोक अदालत की चर्चा बड़ा खास है आज के डेट में। अब बात करते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत क्या है। राष्ट्रीय लोक अदालत बेसिकली क्या, लोक अदालत होता क्या है, पहले तो ये जानो कि भाई लोक अदालत क्या करता है या इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। तो लोक अदालत एक मंच है जहां न्यायालयों में जो मामले लंबित हैं या अदालत में जाने से पूर्व के विवादों को जो है आपसी सहमति के माध्यम से सुलझाया जाता है। तभी तो लोक अदालत लगाया गया है ना, म्यूचुअल सेटलमेंट जिसे कहा जाता है। और यह व्यवस्था जो है औपचारिक न्यायालयों की तुलना में जो है कम खर्चीली है, कम समय लेने वाली है और बहुत ही आसान होती है। और यह न्याय को आम नागरिकों से अधिक निकट लाती है, क्योंकि आज सॉरी भारत में जो हमारा न्याय सिस्टम है, इसको सही से सही सिद्ध होने में कई साल लग जाते हैं। तो इसीलिए लोक अदालत का कॉन्सेप्ट लाया गया है। और मैंने ये कहा कि ना बहुत कम खर्चीली है, अधिक जो है आम नागरिकों के अधिक निकट भी है,
और कम समय लेने वाली टाइम टेकन की जो बात कर रहे हैं बहुत कम है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए लोक अदालत क्या है। लोक अदालत, लोक अदालत, लोक अदालत के बारे में अगर पूछे, लिखिए वो मंच है जहां न्यायालयों में लंबित मामले, जहां, ऐसे लिखिए, जहां न्यायालयों में लंबित मामले, न्यायालयों में लंबित मामले, ठीक है, खास करके अथवा अदालत में जाने से पूर्व के विवादों को, अथवा अदालत में जाने से पूर्व के विवादों को, विवादों को क्या करता है, आपसी सहमति के माध्यम से सुलझाया जाता है। लिखिए आपसी सहमति के माध्यम से सुलझाया जाता है, आपसी सहमति के माध्यम से सुलझाया जाता है। यह अगर कहा जाए कि व्यवस्था न्यायालयों की तुलना में, ये जो व्यवस्था है न्यायालयों की तुलना में, की तुलना में कम खर्चीली, कम खर्चीली है, कम समय लेने वाली होती है, समय लेने वाली, और क्या होती है, और ये बड़ा आसान होती है और सरल होती है। तो पहला तो एक कॉन्सेप्ट हमको क्लियर हो गया कि भाई लोक अदालत बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा लोक अदालत किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसका आधार क्या है। भाई देखिए संविधान ने हमको क्या दिया है, संविधान ने जो है आज चूंकि कुछ भी होता है वो संवैधानिक माध्यम से होता है। तो जो लोक अदालत जो आया, संविधान का अनुच्छेद 39A, आप 36 से लेकर 51 डीपीएसपी पढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो संविधान का अनुच्छेद 39A जो है यह राज्य को निर्देश देता है कि वह सामान्य न्याय सुनिश्चित करे, निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए, और इसका उद्देश्य इसलिए किया जाता है ताकि आर्थिक और जो सामाजिक बाधाओं के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। बात समझ में आया ना, क्योंकि न्याय प्रणाली बहुत कठिन होती जा रही है। आप भी जानते हो कि केस लड़ने में ना जाने कितने पैसे लोगों के खर्चे हो जाते हैं। तो ये संविधान का अनुच्छेद 39 से यही कहता है। पहला पॉइंट लिखिए, क्या, संवैधानिक और विधिक अधिकार लिखिए, संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार जिसे कहते हैं, जिसे हम विधिक अधिकार कहते हैं। संवैधानिक एवं विधिक अधिकार कौन सा, तो लिखिए संविधान का अनुच्छेद 39A, आर्टिकल 39A लिखिए राज्य को निर्देश देता है कि वह समान न्याय सुनिश्चित करे, या राज्य को निर्देश देता है कि वह समान न्याय सुनिश्चित करे, सुनिश्चित करे। दूसरा, निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए। लिखिए दूसरा, निशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सहायता उपलब्ध कराए, उपलब्ध कराए। क्लियर है। तीसरा, आर्थिक या सामाजिक बाधाओं के कारण, तीसरा पॉइंट भी लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्थिक और सामाजिक बाधाओं के कारण, आर्थिक और सामाजिक बाधाओं के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे, न्याय से वंचित न रहे।
ठीक है, तो न्याय से वंचित न रहे। ठीक है ना। तो ये बात भी आप सभी को संवैधानिक एवं विधिक अधिकार में इस बात को आपको लिखना है कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे, न्याय सबके लिए होना चाहिए। क्लियर है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको लोक अदालतों के बारे में जो है आपको चर्चा परिचर्चा इसमें जानना, ये सारी चीजें जो है। अच्छा, लोक अदालत के प्रकार अगर हम बात करें कि कितने प्रकार के लोक अदालत होते हैं, तो लिखिए काइंड्स ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत के प्रकार, के प्रकार क्या प्रकार है? पहला, राष्ट्रीय लोक अदालत है जिसे हम NLA कहते हैं। पहला यन, ऐसे लिखिए राष्ट्रीय लोक अदालत। राष्ट्रीय लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत की बात अगर करें तो वर्ष में ये कई बार आयोजित होती है। लिखिए, ऐसे लिखिए, वर्ष में कई बार आयोजित, वर्ष में कई बार आयोजित होती है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुका स्तर पर ये हर जगह होती है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला स्तर तक, ऐसे लिखिए, तालुका लिख लीजिए, स्तर तक। क्लियर है। एक ही दिन पूरे देश में एक साथ इसका आयोजन होता है। लिखिए, एक ही दिन, एक ही दिन पूरे देश में इसका आयोजन का आयोजन होता है और अधिकतम मामलों का त्वरित निपटारा भी होता है। लिखिए, मैक्सिमम मामलों का त्वरित निपटारा, त्वरित निपटारा, मैक्सिमम मामलों का त्वरित निपटारा भी हो जाता है। तो इसे कहते हैं NLA। इसे क्या बोला जाता है? NLA कहा जाता है। दूसरा होता है अस्थाई लोक अदालत। लिखिए दूसरा, सॉरी चलिए, ठीक है बेटा। ये लोक अदालत हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा सा पेज और ले लेता हूं मैं, 2-4 पेज। चलिए, दूसरा लिखिए, अस्थाई लोक अदालत। लिखिए, अस्थाई लोक अदालत, अस्थाई लोक अदालत। अच्छा, ये क्या करता है अस्थाई लोक अदालत? तो अस्थाई लोक अदालत का मतलब होता है परमानेंट लोक अदालत, जिसे PLA कहते हैं। पहला, यह सार्वजनिक जन उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों के लिए होता है। लिखिए, सार्वजनिक जन उपयोगिता से जुड़े विवादों के लिए, विवादों के लिए पहला पॉइंट। दूसरा, परिवहन, डाक, तार, बिजली, जलापूर्ति, परिवहन, डाक, तार, जल, बिजली, सब लिख लीजिए, परिवहन, डाक, तार, जल, बिजली, जल आपूर्ति आदि के लिए, ठीक है ना। और 1 करोड़ तक के मामलों का निपटारा, 1 करोड़ रुपए तक के, एक लिखे ऐसे, 1 करोड़ रुपए तक के मामलों का निपटारा किया जाता है, निपटारा किया जाता है। मामलों का निपटारा किया जाता है। तो ये भी बात आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। एक और होता है ई लोक अदालत और मोबाइल लोक अदालत भी होता है, आप जानते भी होंगे। एक होता है ई लोक अदालत, ई लोक अदालत, ये भी आप जानते होंगे। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता है। ये किसके माध्यम से होता है? डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता है, के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता है।
ठीक है। दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय की पहुंच होती है, लिखिए। ठीक है, दूरस्थ, ऐसे लिखिए, क्षेत्रों में न्याय की पहुंच। जब डिजिटली है तो कहीं भी पहुंच सकता है, जैसे आप लोग को पढ़ा रहे हैं। दूसरा है मोबाइल लोक अदालत, अगला लिखिए। मोबाइल लोक अदालत में क्या है इसमें? तो मोबाइल लोक अदालत मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर ये होता है। ठीक है। ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में जो है विवाद निपटान इससे हो जाता है, विवाद का निपटान होता है। देखिए, ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में सॉरी विवाद निपटान हो जाता है, इससे विवादों का निपटारा हो जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है इसकी पहुंच हो जाती है। ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो लोक अदालत के जो प्रकार हो, अस्थाई लोक अदालत के बारे में हमने बात की आपसे, या लोक अदालत के प्रकार के बारे में, जैसे राष्ट्रीय लोक अदालत क्या है इसके बारे में चर्चा किया गया, अस्थाई लोक अदालत के बारे में, या ई लोक अदालत क्या होता है, या मोबाइल लोक अदालत क्या होता है। तो मेन है कि जो हमारा जो न्यायालय की जो स्थिति है, जो दिन पे दिन कॉस्टली होती जा रही है और आम लोगों तक न्याय नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए जो है इसकी स्थापना किया गया है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सभी को जानना चाहिए और इन चीजों के बारे में हमने चर्चा किया है। अगला जो है भारत विश्व का जो है, जो टॉपिक हमारा है वो पढ़ेंगे हम लोग, कि भारत विश्व का जो है छठवां सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता क्या है, देश, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पेटेंट के मामले में जो है अगर आप देखें तो छठवां देश ऐसा है भारत, जो सबसे ज्यादा पेटेंट जो है दाखिल करता है। अभी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर, यानी कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है, चूंकि मंत्री जी ने कहा है कि भारत विश्व का छठवां जो है पेटेंट जो है दाखिल करने वाला वो देश हो गया है। इस साल टोटल जो है 64,000 से अधिक जो है जो जो पेटेंट कहा जाए भारतीयों के द्वारा दाखिल किए, जिसमें से 55% से अधिक जो है आवेदक अगर कहा जाए तो भारतीय निवासियों के द्वारा की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, 55% से ज्यादा जो आवेदन की गई है वो भारतीय निवासी जो है, जो इनोवेशन किए हैं उनके द्वारा की गई है। पेटेंट के हमारे बहुत सारी वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, जैसे चंद्रयान 3 है, या विश्व का पहला जो है डीएनए वैक्सीन कहा जाए वो है, या स्वदेशी एंटीबायोटिक जो है एक मील के पत्थर के रूप में साबित भी हुई है। तो कहीं ना कहीं पेटेंट के मामले में जो मैंने कहा कि छठवां देश भारत ऐसा बन गया है, तो ये भी सारी चीजें भी आप सभी को जानना चाहिए। तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए। पेटेंट के मामले में छठवां देश कौन है? भारत। और इस बार टोटल अगर कहा जाए तो 64,000 से अधिक पेटेंट्स दाखिल किए गए थे, 64,000 से अधिक पेटेंट दाखिल, और इसमें से 55% से ज्यादा भारतीयों का है, भारतीयों का। किस मंत्रालय ने अभी हाल ही में कहा? नई दिल्ली में जो है जो इसमें मंत्री हैं, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। ठीक है, तो इन्होंने कहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है 81 से सुधर कर 38 हो गई है। ठीक है, तो लिखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में रैंकिंग सुधार हुआ है, रैंकिंग सुधार हुआ। और रैंकिंग सुधार कितना हुआ है? तो पहले था 81, रैंकिंग सुधार में याद रखिएगा, पहले 81 हो गया, अब कितना हो गया? 38। तो ये रैंकिंग में सुधार हो गया। ठीक है, कुछ उपलब्धियां अगर आपसे पूछे कि भाई उपलब्धियां आप बता दीजिए, तो उपलब्धियों में आप दो चार उपलब्धियां बता सकते हैं, जैसे
अगर आपसे पूछे कि क्या क्या उपलब्धियां हैं, तो आप कह सकते हैं सर चंद्रयान 3 है, विश्व का पहले डीएनए वैक्सीन है, लिख लीजिए चंद्रयान 3, विश्व का पहला डीएनए वैक्सीन, लिखिए विश्व का पहला डीएनए वैक्सीन, ठीक है, ये भी लिख लीजिए। स्वदेशी एंटीबायोटिक्स, लिखिए स्वदेशी एंटी बायोटिक्स, ये सब चीजों को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में जो है इससे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं अभी। चलिए अगला जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगला टॉपिक है केंद्रीय सूचना आयोग का पुनर्गठन किया गया है। अब ये केंद्रीय सूचना आयोग क्या होता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या होता है? तो अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम है राजकुमार गोयल, और राजकुमार गोयल को केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई है। क्या नाम है? राजकुमार गोयल। और जिसके बाद पहली बार जो है 9 वर्षों में अगर आप देखा जाए तो केंद्रीय सूचना आयोग की पूर्ण संरचना जो है वो पूरी हुई है। तो याद रखिएगा सबसे पहले इसमें जो जानना है आप सभी को, तो अभी केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, लिखिए केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त। तो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त इसमें बने हैं जिनका नाम है, क्या नाम है उनका? राजकुमार गोयल। लिखिए राजकुमार गोयल, मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं राजकुमार गोयल। और इनके होने से क्या हो गया, पूर्ण संरचना जो है केंद्रीय सूचना आयोग की हो गई है। राजकुमार गोयल ने चूंकि मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ लेकर जो है कार्यभार संभाला है, और 8 नए जो है आयुक्तों को जो है कार्यक्रम में जो है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी उसमें उपस्थित रहे। जो नए सूचना आयुक्त होते, एक होते हैं मुख्य सूचना आयुक्त, ये है क्या है, ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और नए जो सूचना आयुक्त बने हैं, लिख लीजिए नए सूचना आयुक्त कौन कौन से बने हैं? सूचना आयुक्त, तो लिखिए पहला नाम किसका आता है? पहला नाम आता है आशुतोष चतुर्वेदी। लिखिए आशुतोष चतुर्वेदी। दूसरा जो नाम आता है वो लिख लीजिए सुधा रानी। सुधा रानी, लिखिए सुधा रानी। तीसरा लिखिए तीसरा जो है वो सुरेंद्र सिंह मीना। लिखिए सिंह मीना। चौथा जो नाम आता है, चौथा, वो कौन है? खुशवंत सिंह सेठी। लिखिए खुशवंत सिंह सेठी। पांचवा जो नाम आता है जय वर्मा सिन्हा। जय वर्मा सिन्हा। और छठवां जो नाम आता है संजीव कुमार जिंदल। लिखिए संजीव कुमार जिंदल। सातवां जो नाम आता है वो लिख लीजिए संजीव कुमार जिंदल, जिंदल है, जय वर्मा है, खुशवंत सिंह सेठी हो ही गया आपका। इसके साथ साथ एक और नाम आता है पी आर रमेश। लिखिए पी आर रमेश। तो ये लोग क्या बने हैं? तो ये मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, और ये जो क्या है नए सूचना आयुक्त ने, ठीक है, ये नए सूचना आयुक्त बने, ठीक है, याद रखिएगा। और 2 नए आयुक्त जो है आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी भी इसमें मौजूद रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप जानते भी हैं कि केंद्रीय 2005 के आधार पर अगर देखा जाए तो केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित जो है अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मुख्य सूचना आयुक्त की जगह अधिकतम 10, तो 7 ये हो गए, और 2 लोग का नाम और लिख लीजिए। एक और नाम आता है विनोद कुमार तिवारी। विनोद कुमार तिवारी। और एक और नाम आता है जिसका नाम है जो है आनंदी रामलिंगम। आनंदी रामलिंगम।
ठीक है, तो ये भी बात आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो टोटल 10 होने चाहिए और 9 साल के बाद पहली बार जो है पूर्ण आयोग की स्थिति बनी है। याद रखिएगा कि 9 वर्ष के बाद, लिख लीजिए, के बाद पहली बार पूर्ण आयोग बना है। लिखिए, पूर्ण आयोग बना है, पहली बार पूर्ण आयोग बना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप सभी को जाननी चाहिए। तो मैं जितना भी था आपको मैंने सारी चीजें बताया भी, और इसके तहत जो है हमने हर मुद्दे पर सेगमेंट पे आप सभी से बात किया। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें जो है क्रिस्टल क्लियर हैं भी आप सभी को, और जितनी चीजें आपको बताई गई हैं बस उसको रिकॉल करते रहिए। जितना तो हमने जो है इस केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में हमने चर्चा किया, कितने सूचना आयोग का पूर्ण गठन हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और हमने पेटेंट के मामले में भी भारत की स्थिति के बारे में अवगत कराया। ठीक है, छठवां जो है डायरेक्ट आपसे ई लोक अदालत क्या होता है, मोबाइल लोक अदालत क्या होता है, अस्थायी लोक अदालत क्या होता है, लोक अदालत के कितने प्रकार होते हैं, संवैधानिक विधिक अधिकार क्या क्या होता है, लोक अदालत किसे कहते हैं, राष्ट्रीय लोक अदालत क्या होता है, और इसके साथ साथ जो है हमने मोई नदी की पूरी डिटेल आपको बताया, चर्चा पर चर्चा हमने किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है फिर नए करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे वीक का होगा तो उस पर हम लोग चर्चा पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। अभी नए हैं आप, क्योंकि करंट अफेयर ये नहीं है कि सिर्फ करंट पढ़ा के निकल गए। करंट को आपके सब्जेक्ट से जोड़ना पड़ता है। आपके जितने भी सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी से मैंने अभी 2 टॉपिक उठा के पढ़ाया आप सभी को कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त क्या है, 9 वर्षों के बाद क्या स्थिति हुई है, किस एक्ट के थ्रू बना है। ये जो चीजें, लोक अदालत क्या है, या फिर गवर्नेंस पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ाया जाएगा आप सभी को। तो जो जो टॉपिक है उस टॉपिक को अपने सिलेबस से, मतलब अपने जो जो भी आपका जो स्टैटिक्स पोर्शन पढ़ते हैं उससे जोड़ के पढ़िए, तभी वो करंट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी जो लोग नए नए हों, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई क्लास हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।